नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे हमारे हेड कोच इगोर स्टिमिच साहब के बारे में, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी मुद्दों के ऊपर हमारी आंखें भी खोली है और हमें अवगत कराया इस बातों से कि इंडियन फुटबॉल में एक्चुअली में क्या चल रहा है, उनके अंडर में क्या क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें पता चली है उनके इंटरव्यू के बाद, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो कुछ जो की पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आप भी आपकी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल। यू कैन वॉच लाइव मैचेस हियर एंड इन केस you missed, you can also watch highlights. Also, you can pick your favorite team and push notification button on, so you will get all latest updates of your team. And also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. So download One Football app. Get the link in the description. तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इगोर स्टिमिच साहब के अंडर में इंडियन फुटबॉल टीम ने क्या प्रोग्रेस करी है, ऐसा क्या किया है कि इगोर स्टिमिच साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी रिन्यू किया गया है। तो इगोर स्टिमिच साहब ने इसके ऊपर कहा है कि पिछले कार्यकाल के कोच के अंडर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने जो खेला उसके मुकाबले उनके अंडर में इंडिया ने प्रोग्रेसिव गेम प्ले दिखाया है, प्रोग्रेस करी है। अब भले आपको रैंक वाइज नहीं दिखेगी, लेकिन ऑन ग्राउंड गेम के अंदर वो जरूर जो उन्होंने बातें बोली है उसके अंदर वो नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि हमने 11% बॉल पोजीशन जो है इंक्रीज किया इंडियन फुटबॉल टीम का, जो कि 100% सही बात है। आप देख सकते हैं हमारी टीम कॉन्स्टेंटाइन सर के टाइम इतना बॉल पोजीशन नहीं खेलती थी, लेकिन स्टिमिच साहब जब से आए हैं हमारी टीम बॉल पोजीशन खेलने लगी है और 11% का इजाफा हुआ है हमारी बॉल पोजीशन गेम प्ले स्टाइल में। तो ये प्रोग्रेस है। उसके बाद इगोर साहब कहते हैं कि 7% जो है पासिंग एक्यूरेसी बढ़ी है इंडियन फुटबॉल टीम की। इसको भी मैं बोलूँगा सही बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी टीम जो है अब पासेस बहुत ज़्यादा करती है, इसकी वजह से पासिंग एक्यूरेसी हमारी बेहतर हो रही है। तो ये भी बिल्कुल 100% बात सही है, तो मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है। तो हम जो बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम वहीं की वहीं है, तो एक्चुअली में वो थोड़ी छोटी छोटी प्रोग्रेस है जो कि शायद दिखती नहीं है लेकिन एक्चुअली में हो रही है। तो देखिए गेम प्ले के हिसाब से तो हमको ही पता है कि इंडिया टीम जो है पहले के मुकाबले आजकल ज़्यादा अच्छा गेम खेलती है। और इगोर स्टिमिच साहब की बातें सुनने के बाद एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल आ रही होगी स्टिमिच साहब के लिए, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और इगोर स्टिमिच ने जो लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था अंडर स्टीफन सर, उसका रिकॉर्ड और उनके अंडर में जो अभी 2022 वाला क्वालिफायर खेला उसका रिकॉर्ड भी दिखाया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टीफन सर के अंडर में हम लोग लास्ट आए थे ग्रुप में, ठीक है, क्वालिफायर्स के टाइम, और वहीं पर अभी देखें तो हम ग्रुप में थर्ड आए। तो ये भी एक तरीके की प्रोग्रेस है। तो इगोर स्टिमिच सीधा सीधा कह रहे हैं कि प्रोग्रेस तो हुई है भैया उनके अंडर, अब आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, आपकी मर्जी है। और टीम को लेकर भी इगोर स्टिमिच कहते हैं कि किंग्स कप के टाइम से, जब मतलब उनका पहला टूर्नामेंट था, वो तब से हमारे लिए एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक स्क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे थे जो एशिया कप और वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हिसाब से बन पाए। लेकिन क्या हो रहा था कि इंडिया में हमारी जो शॉर्ट होती ना लीग बहुत छोटी होती है, इस वजह से वो मोमेंटम प्लेयर्स का मिलता नहीं था उनको, क्योंकि खेल रहे फिर रुक गए। तो इस वजह से क्या ना प्लेयर्स को कंटिन्यूअसली वो मोमेंटम में देख नहीं पाते थे। और कभी कभी ये होता था कि प्लेयर जो होते थे की प्लेयर्स वो सीजन के दौरान इंजर्ड हो जाते थे, तो उनको ले नहीं सकते थे फिर टीम में। ऐसा आपने देखा भी था है ना, कई बार बिपिन नहीं खेले और भी कई प्लेयर्स हैं जो इंजरी के कारण भी कभी कभी खेल नहीं पाए। तो प्रोग्रेस के हिसाब से स्टिमिच साहब ने अपना पक्ष जो है रख दिया है कि प्रोग्रेस उनके अंडर हुई है, और वो भी बता दिया कि कभी कभी जो टीम सिलेक्शन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता था तो वो प्लेयर्स का मोमेंटम उनको नजर नहीं आता था, या कभी कोई प्लेयर इंजर्ड होता था। तो इस बात पे तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। फिर हमारी टीम, जैसे कि आपको पता है कि 2023 का एशिया कप खेलने वाली है, तो इससे रिगार्डिंग भी उनसे सवाल किया गया कि आप क्या कहेंगे। तो उनका सीधा सीधा यही कहना है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इंडियन नेशनल टीम का जो फुटबॉल कैलेंडर है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आईएसएल एंड आई लीग। ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप उस कैलेंडर के ऊपर कि उसके लिए आप कैसे कैंप्स करेंगे, कैसे फ्रेंडलीज खेलने वाले हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एशिया कप बहुत नजदीक आ चुका है। तो इस सीजन जो है वो नेशनल टीम के कैलेंडर पर ही ध्यान देना चाहिए, ये इगोर सर का कहना है। तो इस बात से तो हम भी सहमत होते हैं, क्योंकि बिल्कुल है ना, नेशनल टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एशिया कप तो भी 4 साल में एक बार आता है। तो अभी इस साल है ध्यान देने का, उसके बाद तो फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो देना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने। फिर इसके बाद एक कॉमन सी बात आती है आईएसएल वाली। तो आईएसएल के ऊपर इगोर सर का क्या कहना है वो जान लेते हैं। देखिए आईएसएल के ऊपर इगोर सर ने सीधा सीधा कहा है आईएसएल में मिनिमम 16 टीम होना ही चाहिए,
जो आई लीग से आना चाहती है आईएसएल में उनको बिल्कुल लेना चाहिए और 16 टीम करना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो सीजन लॉन्ग भी होगा और गेम टाइम प्लेयर्स को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मैचेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कितनी अच्छी बात बोली ना। और ये बात का इम्प्लीमेंटेशन तो थोड़ा देर से होगा लेकिन होगा जरूर, बाकी देखते कब होगा। लेकिन इसके अलावा एक और कंसर्न दिया है इगोर सर ने आई लीग के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आई लीग का जो पॉपुलैरिटी है और आई लीग की जो व्यूअरशिप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। कैसे? मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के वहां से निकलने के बाद से। तो इगोर सर ने यही कहा है कि देखिए 2 बड़े क्लब निकले और आपकी आई लीग की पूरी पॉपुलैरिटी नीचे चली गई। तो एएफएफ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनका यही सजेशन है कि आई लीग को जो है फिर से चैलेंजिंग आप कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर फुल ध्यान दिया जाए, क्योंकि आई लीग जो है ना वहां से आपको टैलेंट्स मिलेंगे जो आईएसएल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिल्कुल करना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स इस चीज को कैसे देखते हैं ये सोचने वाली बात रहेगी। इसके अलावा जैसे अभी एक सवाल भी उठा था कि क्या आई लीग में, जैसे आईएसएल में तो हम फॉरेनर और इंडियन मिक्स है, आई लीग में क्या हमको केवल इंडियंस प्लेयर खिलाना चाहिए? ऐसा कुछ ऐसे सवाल निकल के आ रहे थे। तो इगोर साहब का इसके ऊपर कहना है कि देखिए ये एक हो सकता है आइडिया कि भैया पूरे इंडियन खिलाओ तो इंडियंस प्लेयर को चांस मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी सी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाएगी, देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इगोर सर ने इसको एक सेकेंडरी ऑप्शन बताया कि देखिए आप क्या कीजिए, स्ट्राइकर, अटैकिंग मिडफील्डर और सेंटर बैक, ये पोजीशन को रिजर्व कर दो इंडियंस के लिए। इस पर तो इंडियन ही खेलेंगे, बाकी अदर पोजीशन पे ही आप फॉरेनर साइन कर सकते हैं। ये मुझे बड़ा सही आइडिया लगा कि हमको स्ट्राइकर भी मिल जाएगा, एक अटैकिंग मिडफील्डर भी जो हमको चाहिए उसका एक स्काउटिंग हो जाएगी, और सेंटर बैक। तो ये जो प्लेयर्स है यहाँ पर क्या होगा, इन पोजीशन पर इंडियन प्लेयर की क्रिएटिविटी दिखेगी, क्योंकि अभी जो है वो इंडियंस को इन पोजीशन पे चांस बहुत कम मिलता है। स्ट्राइकर में फॉरेनर साइन कर लेते, सेंटर बैक में फॉरेनर, अटैकिंग मिड में फॉरेनर। अब इंडियन खेले तो खेले कहाँ? फिर क्रिएटिविटी वाले गेम प्ले हमको कैसे देखने को मिलेगा? तो ये भी भैया एकदम बढ़िया आइडिया लगता है मुझे। तो आप इसके ऊपर आपकी राय जरूर दे दीजिएगा। फिर इगोर साहब का आगे कहना था इंडिया टीम में जितना अभी तक उन्होंने वक्त बिताया तो उन्होंने क्या क्या चीजों के ऊपर काम किया। तो सबसे पहला फोकस उन्होंने किया इंडियन प्लेयर्स के माइंडसेट के ऊपर, कि फियर ऑफ डिफीट जो होता है प्लेयर्स के अंदर, कि हार जाएंगे तो क्या होगा, कैसे है ना जनता कैसे रिएक्ट करेगी, ये जो फियर है इसको उन्होंने प्लेयर्स के अंदर से निकाला, जो कि कुछ हद तक आपको देखने को मिला एशिया कप के क्वालिफायर्स में। आप देख सकते थे एंड मोमेंट तक हमारा जो प्लेयर है, हमारा खिलाड़ी है, वो लड़ रहा है गोल मारने के लिए और मारा, जीता। तो वो चीज कहीं ना कहीं वर्क करी इगोर साहब की, कि माइंडसेट के ऊपर जो वर्क किया उन्होंने बिल्कुल दिखाई दी। आपको भी दिखाई दी होगी तो बताइए, मुझे तो बिल्कुल दिखाई दी। और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सेल्फ बिलीव जो होता है ना प्लेयर्स के अंदर, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस अंदर से जो आता है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे इंडियन प्लेयर्स का, जो नेशनल टीम में आप देखते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये बात जो इगोर साहब ने बोली है कि माइंडसेट के ऊपर सेल्फ बिलीफ जो बड़ा है प्लेयर्स के अंदर, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो एक बहुत अच्छा काम इगोर साहब ने किया है ये वाला। तो बोल सकते हैं कि मेंटली प्लेयर को अगर अच्छा आप करते हैं, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मेंटल प्रेशर झेलना ये बहुत एक भैया काबिलियत वाली बात है। उसके बाद इगोर साहब जो है अपने इंडिया टीम के गेम प्ले के ऊपर कहते हैं कि हमने अभी तक वर्टिकल गेम प्ले खेला, हमने ज्यादा वाइड खेलने पे या बैक पासेस पे फोकस नहीं किया, हमने वर्टिकल गेम प्ले खेला। और अभी जो उनका नेक्स्ट अभी जो चल रहा है कि अब वो क्या कैसा गेम प्ले आपको दिखेगा इंडियन टीम का, तो वो उन्होंने कहा है कि भैया अब एकदम हाई प्रेसिंग गेम हम खेलने वाले हैं। तो आपको एशिया कप में तो मतलब एकदम हाई प्रेसिंग गेम देखने मिलने वाला है। तो अभी जो फ्रेंडलीज होंगे भी, तो मुझे लगता है कि वही एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, हाई प्रेसिंग गेम इंडिया टीम कैसा खेलती है। तो उस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा कि इंडिया टीम हाई प्रेसिंग गेम कैसा खेलने वाली है, ठीक है। और एक सवाल अक्सर निकल के आता है कि स्टीफन सर जब थे तो उन्होंने हमारी रैंक कहां से कहां ला दी थी, 50-60 रैंक ऊपर लेके आ गए थे वो। तो आपके टाइम में जो रैंक है वो इधर उधर हिली नहीं ज्यादा, है ना, वहीं की वहीं स्टेबल रही। तो इसके ऊपर इगोर साहब ने सीधा सीधा कहा भैया कि इंडिया टीम की जो करंट रैंक भी है वो भी सही नहीं है। इंडिया टीम से नीचे की रैंक की जो टीम है वो इंडिया को हरा देगी। तो इंडिया की जो रैंक है वो भी रियलिस्टिक नहीं है बिल्कुल भी। उस टाइम पर रैंकिंग सिस्टम कुछ और था, तो जिसकी वजह से इंडिया खट से ऊपर आ गई। लेकिन अभी रैंकिंग सिस्टम कुछ और है, इसकी वजह से नीचे की जो अदर टीम से ऊपर नहीं आ पा रही, इसलिए इंडिया वहीं स्टेबल। तो ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। तो देखिए इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इंडिया की जो करंट रैंक है इंडिया डिजर्व नहीं करती, इंडिया और नीचे जाएगी, है ना। अगर आप ढेर सारी कंट्रीज है जो अपने से नीचे है लेकिन अपने से अच्छा गेम प्ले करती है और अपने को हरा सकती है, लेकिन रैंक में नीचे है वो। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो रैंक का तो मैं कभी बोलता भी नहीं कि रैंक देखना ही नहीं चाहिए, रैंक से कुछ नहीं होता, क्योंकि रैंक से देखेंगे तो हमारे नीचे ऐसी ऐसी टीम्स है दिग्गज कि क्या ही बताएं। तो ये उनकी बात से तो मैं सहमत हूँ रैंक वाली। बाकी आप बता दीजिएगा कि आप सहमत है कि नहीं। उसके बाद डेवलपमेंट इंडियन फुटबॉल में कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी इगोर साहब ने अपना कुछ सजेशंस है वो रखे। तो उनका सीधे सीधा कहना यह है
कि आप करोड़ों अरबों डॉलर के स्टेडियम बनाओगे, वो कोई ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं चाहिए करोड़ों डॉलर के स्टेडियम्स। सबसे पहले चाहिए फुटबॉल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट। तो आप फुटबॉल डेवलपमेंट पे ग्रास रूट लेवल से कितना अच्छा डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, ना कि आप स्टेडियम का पहले सोचें बड़े बड़े स्टेडियम बनाने का। तो ये बात मुझे सही तर्क लगता है उनका कि फुटबॉल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गांव गांव में या शहरों में आपको वहां पर ग्राउंड बनाना पड़े, वो एक अच्छी बात भी है, वो जरूरी है। लेकिन आप अदर स्टेडियम्स ही बना दें। मैंने स्टेडियम्स हमारे पास वैसे नहीं है प्रॉपर फुटबॉल वाले जो होते हैं ना, हमारे पास एथलेटिक स्टेडियम्स है ज़्यादातर। तो वो भी एक बात है कि स्टेडियम्स की नीड भी है हमको, क्योंकि प्रॉपर स्टेडियम नहीं है हमारे पास फुटबॉल वाले। लेकिन उनकी बात भी सही है कि स्टेडियम्स ज़्यादा जरूरी है, हमको अभी गेम इंप्रूव पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो गेम इंप्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो फुटबॉल डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेडियम भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका कहना ये नहीं है कि स्टेडियम नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो डेवलपमेंट को देना चाहिए फुटबॉल प्लेयर्स के। तो ये भी सही बात है। और उनका यही कहना है कि हमारे इंडिया में 15 साल का बच्चा या जो भी लड़की रहेगी या लड़का रहेगा, 15 साल की एज तक उसको टेक्निकली एकदम साउंड हो जाना चाहिए, अभी जो कि बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो ये उनका कहना है कि डेवलपमेंट कुछ ऐसा किया जाए कि 15 साल तक की एज में बच्चा एकदम टेक्निकली साउंड हो, उसके बाद वो एलिट लेवल के लिए एकदम प्रिपेयर रहे। और उनका ये भी कहना है कि अभी हम जो टॉप एशियन कंट्रीज है फुटबॉल की, उससे हम 8-10 साल पीछे चल रहे हैं डेवलपमेंट के मामले में। तो अभी आप खुद बताइए, आप जो कई सोच रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड कप का, हम 2026 का वर्ल्ड कप खेलेंगे ना, ये खेलेंगे, बताइए हम 8-10 साल ऑलरेडी पीछे हैं। तो वो सोचिए वो 8-10 साल में तो और वो कितने आगे जाएंगे, तो हम बहुत पीछे हैं। तो अभी ये फालतू के तो आपको सोचना ही चाहिए। अभी ये सोचना चाहिए कि हम एशिया कप का टारगेट रखो, एशिया कप में कितना अच्छा करते हैं और हमारी गेम प्ले कितना ठीक करते हैं। तो बिल्कुल इगोर साहब ने सही कहा है कि हमारी टीम अभी बहुत पीछे चल रही है डेवलपमेंट के मामले में पूरी कंट्री के हिसाब से। तो उसके ऊपर बिल्कुल फोकस अब किस तरह से एएफएफ करेगी, ये बहुत सोचने वाली बात रहेगी। उसके बाद आपको पता है कि हाल ही में इंडियन एरोज जो है वो बंद हो गया। ठीक है, इंडियन एरोज बंद करके अब कोई एलिट लीग है वो लेकर आने वाली है एएफएफ, ताकि प्लेयर्स उसमें खेल सकें। तो इसके ऊपर भी इगोर साहब ने अपना पक्ष रखा है कि इंडियन एरोज बंद करना एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वो समझते हैं कि प्लेयर्स को जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्लब में खेलना चाहिए, ना कि एक ही जगह पे एक कैंप, और कोई भी कैंप इतना लॉन्ग नहीं चलना चाहिए, नेशनल कैंप। तो क्योंकि आप देख सकते हो वो टीम भी वही है, वो सब वही है, बस वो खेले जा रहे हैं। तो प्लेयर्स जो है ना, वो जो होता है कि डेवलपमेंट उनको सही मिलना चाहिए, वो प्रॉपर मिलता नहीं है। एक प्लेयर को क्लब सिस्टम में खेल के उसके परफॉर्मेंस के बेस पे उसको टीम में सिलेक्ट होकर दिखाना चाहिए। तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ना कि आप कैंप में हो, बस आपको पता ही कि मैं तो नेशनल टीम में हुई, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये इससे बेटर यही है कि क्लब सिस्टम में प्लेयर्स खेलें, वहाँ पे सभी के साथ खेलें, कोई गेम में कम, कोई गेम में उनसे अच्छा। तो इस टाइप का जो क्लब सिस्टम होता है इसमें खेलें और वहाँ से टैलेंट्स निकले, और फिर वो जो है ये अंडर-20 टीम, अंडर-23 टीम उसमें जाए। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट नहीं है इंडियन फुटबॉल टीम में अभी फिलहाल, तो कैसे आएगा, कैसे बनेगा इंडियन फुटबॉल में? जो सुनील छेत्री का जो ओहदा है वहां तक कोई प्लेयर अभी टच ही नहीं करता है कि कौन जो है वो जो टॉर्च है हमारी उसको संभालेगा, है ना, उत्तराधिकारी कौन बनेगा गोल स्कोरिंग करने वाला। तो इसके ऊपर इगोर साहब ने सीधे सीधे एक ही कहा है कि आप देखिए कैसे अगला सुनील छेत्री हमको मिलेगा, जब कोई टीम में स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलता ही नहीं कोई इंडियन, फॉरेन लीग में कोई इंडियन खेल नहीं रहा है, कहाँ से आएगा अगला सुनील छेत्री? जब उसको चांस ही नहीं मिल रहा खिलाड़ी को, स्ट्राइकर को, तो स्ट्राइकर बनेगा कैसे? तो यही सवाल है कि नेक्स्ट सुनील छेत्री मिल ही नहीं पाएगा, मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये बिल्कुल जायज बात बोली उन्होंने कि भैया हर टीम में तो स्ट्राइकर में फॉरेनर ही खेलते हैं ना, हमारे प्लेयर तो साइड में खेलते हैं या सपोर्टिव में खेलते हैं, मेन कहाँ खेलते हैं? तो कैसे उसके पास वो आएगी कला, वो क्रिएटिविटी, वो कॉन्फिडेंस, वो एक्सपीरियंस? सच बात है बिल्कुल। और उन्होंने एक और चीज़ कही कि भैया जो पीआईओ वाले प्लेयर्स हैं, इंडियन ओरिजिन वाले, उनको भी अलाउ नहीं कर रहे हमारे देश में, है ना, क्योंकि अदर कंट्रीज तो सब अलाउ कर रहे हैं, उनको भी अलाउ नहीं कर रहे। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अदर जो एशियन कंट्रीज है, जो टॉप एशियन कंट्रीज है, उनके 18-18, 19-19 प्लेयर यूरोप की कंट्रीज में या अदर फॉरेन लीग्स में खेलते हैं। तो सोचिए कि उनका गेम कहाँ जा रहा है। और हमारे यहाँ तो अलाउ भी नहीं करते, और हमारे प्लेयर अभी उस काबिल नहीं बन पाए कि उधर के जाके टॉप डिवीजन खेल ले। तो सवाल जो था कि अगला गोल स्कोरर कैसे मिलेगा, तो भैया उसका सीधे सीधे उत्तर दे दिया इगोर साहब ने, कैसे मिलेगा? कोई गणित ही नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि चांस तो मिले हमारे इंडियन प्लेयर्स को स्ट्राइकिंग पोजीशन पे कि गोल मारे। फिर इसके अलावा जो एशियन कप होने वाला है उसके ऊपर इगोर साहब ने भैया खतरनाक ऐलान किया है। मतलब ऐलान करेंगे, मतलब कि उनकी एक अंतरात्मा की आवाज बोली उन्होंने कि हो सकता है कि आप जो है ये सोच रहे होंगे हम ग्रुप स्टेज से निकल जाए, राउंड ऑफ 16 में चले जाएं या क्वार्टर फाइनल पहुंच जाएं, है ना, यही सोच रहे हैं ना। इगोर साहब ने सीधे सीधा बोल दिया है कि भैया वो तो है ना क्वार्टर फाइनल से भी आगे का सोच रहे हैं, एकदम आगे, बड़ी सोच।
वाह। तो सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा इस सोच के लिए कि उन्होंने ऐसा बोला तो कि हम लोग भैया क्वार्टर फाइनल से भी आगे का सोच रहे हैं, वहां तक जाने का, वहां तक की कोशिश है हमारी, वहां तक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात है ना, इंडियन टीम के लिए जो सोचा है उन्होंने, इससे एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन फैंस को मिलेगा, प्लेयर्स को मिलेगा कि यार हमारा कोच तो कम से कम बोल रहा है कि मेरी टीम साला क्वार्टर फाइनल्स को भी क्रॉस करेगी, तो मोटिवेशन आती है। तो मजा आ गया ना ये सुनकर। तो मुझे तो मजा आया कि भैया कोच साहब ने कुछ तो अच्छी पॉजिटिव बात बोली लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब एशिया कप जब तक आएगा तब तक एकदम रहेगा कि हाँ हमारे कोच साहब ने कुछ अच्छा बोला है, उसके ऊपर वर्क करेंगे। और एक बात जो कि सबके दिल में थी कि इगोर साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, तो भैया उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि एशिया कप खेलने के बाद वो चले जाएंगे वापस क्रोएशिया। ठीक है, मतलब कोई प्लान नहीं है उनका इंडिया टीम के साथ रुकने के लिए। हाँ, इंडिया टीम वाले जबरदस्ती रोकेंगे, हाथ पकड़ के तो रुक जाएंगे, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं है। वो आए थे, उन्होंने अपनी एक पूरी एक स्ट्रेटेजी बना के आए थे 5 साल के हिसाब से इंडिया के लिए, और उनके जो 5 साल है पूरे वो एशिया कप के साथ खत्म हो जाएंगे। तो उनका फिर उसके बाद कोई ऐसा प्लान है नहीं इंडिया टीम के साथ, तो वो चले जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो बाकी आप बताइए कि क्या आप इगोर स्टेमिच को रोकना चाहेंगे इंडिया टीम में, या दूसरे कोच को ही लाना चाहेंगे, ये आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और बाकी भी इगोर साहब ने जो जो बातें बोली है उसके ऊपर आपकी जो भी राय हो सकती है, क्या कुछ गलत बोला हो या सही बोला हो, या कुछ करेक्ट करना चाहें आप कि इगोर साहब ऐसा भी बोल सकते थे, ये बेटर, इगोर साहब की थिंकिंग यहाँ पे गलत हो सकती है या सही हो सकती है, जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि आपकी राय जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल होती है। और कई आप जब कमेंट करते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल होती है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।